तो आज का हमारा टॉपिक जो है रिप्रेसिबल ऑपरॉन या ट्रिप्टोफैन ऑपरॉन हमने पहले भी पढ़ा है। इसमें से हम कुछ नीट के लिए एमसीक्यूज आज तैयार करेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको देखिए, ये आप सबको पता है, दिस इज अ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और इस पे अलग अलग जीन्स है। सबसे पहले ये रेगुलेटर जीन है, फिर कुछ गैप के बाद जो है वो प्रोमोटर जीन है, उसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट उसके साथ टच जो है वो ऑपरेटर जीन है, और फिर 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं बेटा। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जिनको सिस्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जिनको सिस्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, जिनके नाम है ट्रिप ए, बी, सी, डी और ई। फाइन। आपको यह भी पता है रेगुलेटर जीन है जो सेंट्रल डॉग्मा है, उस हिसाब से ये एमआरएनए बनाएगा और एमआरएनए बनाने के बाद ये एक प्रोटीन बनाएगा जिसको बोलते हैं एपोरिप्रेसर प्रोटीन, या सिंपली दैट इज कॉल्ड एज एपोरिप्रेसर। ठीक है, ये पहले भी हमने टॉपिक किया, मैं फिर एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा बेटा कि जो प्रोमोटर जीन है, प्रोमोटर जीन का काम क्या है? इसका काम यह है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूजुअली रिमेन्स बाउंड टू विच जीन? तो वो कौन सा जीन है? प्रोमोटर जीन। हमने पहले भी डिस्कस किया, अभी भी मैं कह रहा हूं कि एपोरिप्रेसर जो होता है बेटा, एपोरिप्रेसर अलोन इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग। ये कुछ नहीं कर सकता है। तो रिप्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दबाना। एपोरिप्रेसर प्रोटीन जो होता है ना बेटा, ये ब्लॉक कुछ नहीं कर पाएगा, पहले भी हमने पढ़ा। अगर ये ब्लॉक नहीं कर पा रहा है ऑपरेटर जीन को, रिप्रेशन का काम क्या है बेटा? रिप्रेशन मीन्स किसी को दबाना, बंद करना। ठीक है, तो रिप्रेशन मीन्स टू स्टॉप, एक हिसाब से अगर मैं बोलूं टू स्टॉप। लेकिन ये रिप्रेसर नहीं है, ये एपोरिप्रेसर है जो इट कैन नॉट ब्लॉक द ऑपरेटर जीन। अगर नहीं हो रहा है ऑपरेटर जीन ब्लॉक, तो सो आरएनए पॉलीमरेज moves over the operator gene to cistrons। ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से समझा रहा हूं बेटे। आरएनए पॉलीमरेज जो ये ऑपरेटर जीन है ना बेटा, ऑपरेटर जीन ये एक ब्रिज का काम करता है। ये किसका काम करता है? ब्रिज का। ठीक है, तो ब्रिज जो है अभी खुला है, तो ये इसके ऊपर से चढ़ के कहां जाएगा? ये कहां चल के जाएगा? कहां जाएगा? स्ट्रक्चरल जीन्स पे। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम कहां जाएगा? क्योंकि एपोरिप्रेसर जो बना, एपोरिप्रेसर अलोन जो है वो ब्रिज को ब्लॉक नहीं कर सकता। आप समझे मेरी बात? तो ये कहां चला जाएगा अब? इन सिस्ट्रॉन्स पे, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है, अब देखिए, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर लेता हूं जल्दी जल्दी। ये बेटे रेगुलेटर जीन, ये प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, ये हमारे पास ट्रिप ए, बी, सी, डी और ई। जल्दी इसलिए बता रहा हूं, ये पहले भी पढ़ा है टॉपिक बेटा। जब ये आरएनए पॉलीमरेज जो यहां था, ये मूव करके कहां जा रहा है अब? इन, ये है ना 5 स्ट्रक्चरल जीन, जिनको क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स को क्या बोलते हैं? सिस्ट्रॉन्स। जब आरएनए पॉलीमरेज इस पे जाएगा तो ये स्ट्रक्चरल जीन्स या सिस्ट्रॉन्स जो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये एक्टिवेशन के बाद बेटा
5 के 5 मिलके एक ही स्ट्रैंड बनाए गए mRNA का। देखिए, द सिंथेसिस ऑफ mRNA फ्रॉम डीएनए, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? तो ये जो mRNA बना, ये 5 स्ट्रक्चरल जीन्स ने मिलके एक ही mRNA बनाया। इसको बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA। क्या बोलते हैं? पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA के बाद क्या बनते हैं बेटा? प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड्स। वो प्रोटीन कौन से हैं? ए, बी, सी, डी और ई। ये बेसिकली पॉलीपेप्टाइड्स बनी। देखिए, ये क्या बनी? ये पांचों क्या है बेटा? पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स। ये पॉलीपेप्टाइड्स या प्रोटीन्स जो बनी हैं, ये 5 असल में एंजाइम्स हैं। जैसे आपने पहले भी पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स इन दिस यूनिवर्स दे आर प्रोटीन्स। बेटा, ये डीएनए था, स्ट्रक्चरल जीन्स है ना, जीन्स तो डीएनए है। स्ट्रक्चरल जीन्स ने एक पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाया और एमआरएनए से 5 डिफरेंट प्रोटीन्स बने विच एक्ट एज एंजाइम्स। वो एंजाइम्स बेसिकली क्या है? केमिकल नेचर क्या है उनका? वो प्रोटीन्स है। क्या है बेटा? प्रोटीन्स है। अब आप आगे देखिए बेटा, होता क्या है, ये मॉडल जो हमने स्टडी किया था सारा मैंने बताया था आपको, ई कोलाई में स्टडी किया था। कहाँ किया था स्टडी? ई कोलाई बैक्टीरिया में। ठीक है, तो बेटा इन एंजाइम्स का काम क्या है? जो रॉ मटेरियल है सेल के अंदर, ये 5 एंजाइम कौन से? ट्रिप, ए, बी, सी, डी, ई है। ठीक है बेटा, ये 5 एंजाइम क्या करते हैं? सारे रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं? ट्रिप्टोफैन में, जो कि एक अमाइनो एसिड है। जो क्या है? एक अमाइनो एसिड। तो ये सारा मैकेनिज्म क्यों चला? ये सारा मैकेनिज्म इसलिए चल रहा है रिप्रेसिबल ऑपरेरॉन का, ताकि जो जीन एक्शन जितना भी हो रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होती है। जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं। वो क्यों बन रहा है? ताकि कुछ ऐसे एंजाइम वहां बने जो रॉ मटेरियल को किस में तब्दील करें? ट्रिप्टोफैन में। क्योंकि ट्रिप्टोफैन की ई कोलाई को अपनी मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए ज़रूरत है। आप समझे बेटा? अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट फिर से मैं एक बार, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ये, देखिएगा। देखो, ये रेगुलेटर जीन है, फिर से ये प्रोमोटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन है, और ये फिर देखो बेटा, मैं 5 बार डायग्राम अभी तक बना चुका। ठीक है बेटा, रेगुलेटर जीन जो है ये क्या बनाता है? एक प्रोटीन जिसका नाम क्या है? जिसको हम क्या बोलते हैं? एपो रिप्रेसर। क्या बोलते हैं बेटा? एपो रिप्रेसर की सपोज कोई भी शेप है, ऐसी शेप है, ये ऐसी शेप है एपो रिप्रेसर की। ठीक है बेटा, ये एपो रिप्रेसर प्रोटीन जो है, मैंने बार बार कहा, ये जाके ऑपरेटर जीन को ब्लॉक नहीं कर सकता। तो ये समझ आ रही है? ये ऑपरेटर जीन को ब्लॉक नहीं कर सकता। हमने बाहर से क्या डाल दिया बेटा? ट्रिप्टोफान। हमने कल्चर मीडियम में, जिसमें ई कोलाई को कल्चर कर रहे हैं, उसमें ट्रिप्टोफान डाला, उसने वो खींच लिया अपनी बॉडी के, उसके साइटोप्लाज्म में वो चला गया। अब साइटोप्लाज्म में चले जाने के बाद वो उसके अंदर न्यूक्लियस में भी घुस गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रिप्टोफैन जब हमने बाहर से डाला ना बेटा, ये किसका काम करता है? अब देखना यहां कितने ऑब्जेक्टिव्स निकलेंगे। को रिप्रेसर का। किसका? को। सपोज ट्रिप्टोफैन जो है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है बेटा? ठीक है। नाउ ये देखिएगा आप ध्यान से,
ये उल्टा टी, बेटे ये एपो रिप्रेसर था और ये क्या है, ये एपो है और ये क्या है, को रिप्रेसर। ठीक है, ठीक है जी। एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर जब मिलते हैं तो बनता है रिप्रेसर। क्या बनता है, रिप्रेसर में यह ताकत होती है कि वो किसी चीज को रोक सके, ना को रिप्रेसर में होती है ना एपो रिप्रेसर में होती है। तो एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर जब मिले, कम्प्लेक्स बना, उस एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कम्प्लेक्स मिलके क्या बनता है, रिप्रेसर। ये रिप्रेसर जो है ये क्या करेगा बेटा, इट ब्लॉक्स, यही ना, यही जो बना ये जाके क्या करेगा, इसी को हम एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कम्प्लेक्स को रिप्रेसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इट ब्लॉक्स ऑपरेटर जीन। जब ऑपरेटर जीन ब्लॉक हुआ तो आरएनए पॉलीमरेज अब इधर स्ट्रक्चरल जीन्स पे नहीं आ पाएगा। तो स्ट्रक्चरल जीन्स क्या हो जाएंगे, इन एक्टिव, वो कोई काम ना एमआरएनए बनेगा ना वो एंजाइम्स बनेंगे। अब सवाल ये आया, ये क्यों हुआ, जिस टाइम ट्रिप्टोफैन की जरूरत है ना ई कोलाई को, क्या है, तो उस टाइम वो एंजाइम्स एक्टिव हो जाते हैं और रॉ मटेरियल से क्या बनता है, ट्रिप्टो। जब आपने बाहर से दिया ट्रिप्टोफैन, सेल के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में ट्रिप्टोफैन है तो अब उसको बनाने की जरूरत, तो ट्रिप्टोफैन जब सेल में है वो अपने सेल में कुछ ऐसा करता है कि सेल ट्रिप्टोफैन बनाना बंद, क्योंकि ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी वहां पड़ा हुआ है, उसकी जरूरत पूरी हो रही है, तो ट्रिप्टोफैन की सिंथेसिस नहीं होगी। आप समझे मेरी बात, क्लियर हो गई बात। अब बात सुनिएगा मेरी, जब किसी चीज की मात्रा बढ़ जाए और वो अपनी सिंथेसिस को रोके, वो अपनी सिंथेसिस को, ठीक है, ये जो रिप्रेसिबल ऑपरेंड, ये ट्रिप्टोफैन ऑपरेंड है ना बेटा, इसमें एक क्वेश्चन नीट में ये आ सकता है, ये कौन से मैकेनिज्म पे एक्ट करता है, तो ये नेगेटिव फीडबैक पे एक्ट करता है बेटा। किस पे, नेगेटिव फीडबैक को सर्वो मैकेनिज्म बोलते हैं। ये किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ये सीधे एनटीए वाले क्वेश्चन जब पूछेंगे तो बच्चे हैरान हो जाते हैं। फिर इसमें क्या है, नेगेटिव फीडबैक है, जिसको हम और क्या बोलते हैं, सर्वो मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं, सर्वो मैकेनिज्म है बेटे। मैं आपको बताऊं कि आपने एक चीज बार बार मैं कह रहा हूं याद रखनी है कि रिप्रेसर हमेशा किससे बनता है, दो चीजों के मिलने से रिप्रेसर बनता है। एक क्या है, एपो रिप्रेसर, क्या है, एपो रिप्रेसर प्लस, जब ये दोनों मिलेंगे तो रिप्रेसर बनेगा। ये दोनों अकेले अकेले कुछ काम नहीं कर सकते, जब ये रिप्रेसर बनाएंगे, या एपो रिप्रेसर और को रिप्रेसर का कम्प्लेक्स, उसी को मिला के रिप्रेसर बोलते हैं, तो वो जाके ऑपरेटर जीन को ब्लॉक करता है। आपको समझ आई बेटा, ठीक है। देखो असल में बेसिक फंडा क्या है, जो, चलो ये बाद में करेंगे बेटे, जो कंजुगेटेड प्रोटीन होता है ना, छोड़ो, अच्छा उसको मैं फिर भी बता ही देता हूं तुम्हें यार। कंजुगेटेड प्रोटीन क्या होता है बेटा, सुनना, उसमें होता है प्रोटीन पार्ट भी, क्या होता है, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन फ्रैक्शन। उसमें प्रोटीन के अलावा भी कुछ होता है, प्रोटीन के अलावा भी कुछ होता है, उसको क्या बोलते हैं, कंजुगेटेड प्रोटीन। जो प्रोटीन पार्ट होता है ना बेटा, प्योर प्रोटीन पार्ट, उसको बोलते हैं एपोप्रोटीन। ये मैं उससे रिलेट कर रहा हूं, क्या बोलते हैं। और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर या कोएंजाइम। क्या बोलते हैं, कोफैक्टर या और को क्या, ठीक है। तो कंजुगेटेड प्रोटीन दो चीजों से बना होता है, उसमें प्रोटीन पार्ट भी होता है और नॉन प्रोटीन पार्ट को बोलते हैं एपोप्रोटीन, और इसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रोटीन पार्ट को कोफैक्टर या कोएंजाइम। इसी तरह यहां क्या था, जो बिल्कुल प्योर प्रोटीन पार्ट था दैट इज एपो रिप्रेसर, और उसके साथ लगा को रिप्रेसर। तो को रिप्रेसर का काम कौन करता है, ट्रिप्टोफैन। अब क्वेश्चन ये आया,
जब ये रिप्रेसिबल ऑपरेंड मॉडल चलता है तो ज्यादा ज्यादा क्या बनता जाता है, रॉ मटेरियल से क्या बनता है, पीछे देखो जरा, रॉ मटेरियल से क्या बनता है बेटा, ये एंजाइम जब उस पर एक्ट का क्या बनता है, जब इसने बहुत ज्यादा ट्रिप्टोफान बनाया, यही ट्रिप्टोफान वहां सेल में जमा हो जाता है और ये किसका काम करता है फिर, को रिप्रेसर का, फिर ये अपनी सिंथेसिस खुद ब्लॉक। तो क्वेश्चन आएगा कि सिंथेसिस कौन ब्लॉक करता है ट्रिप्टोफैन की, खुद ट्रिप्टोफैन। और को रिप्रेसर जब आता है गेम में तो वह एंजाइम्स की सिंथेसिस को बंद कर देता है, क्योंकि वो एपोरिप्रेसर से मिलकर रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। इतना समझ आया आपको। ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जिसको सर्वो मैकेनिज्म भी बोलते हैं। अब एक और क्वेश्चन आप ही लोगों से पूछूंगा मैं, ये देखना जरा, देखिएगा जरा, ये देख रहे हो आप बेटे, इसमें एक चीज बहुत टिपिकल है, ये बड़े बड़े एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये देखो, अभी तक हमने पढ़ा लैक ऑपरॉन, टिप्टोपैन ऑपरॉन, लेकिन ऑपरॉन का किसी को मतलब ही नहीं पता है ना। क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरॉन जो है वो बेसिकली, ऑपरॉन में कौन कौन जीन आते हैं, कौन कौन से जीन ऑपरॉन में आते हैं। तो ऑपरॉन में आता है ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल, हाँ कुछ बच्चे लिख देते हैं प्रोमोटर जीन भी आता है, नहीं, इसमें कौन कौन आता है, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन्स। ऑपरॉन में कौन कौन आते हैं, ऑपरेटर जीन और स्ट्रक्चरल जीन्स। एक और क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि आरएनए पॉलीमरेज किस जीन के साथ जुड़ा रहता है नॉर्मली, जब ऑपरेटर जीन खुल जाता है तो प्रोमोटर जीन ऑपरेटर जीन को ब्रिज की तरह यूज करके उसके ऊपर से स्ट्रक्चरल जीन्स तक पहुंच जाता है। ठीक है बेटा, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है, ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। और एक और बात, यह एनाबॉलिक प्रोसेस दिखाता है हमें, यहां रॉ मटेरियल से ट्रिप्टोफैन बनता है। जो लैक ऑपरॉन मॉडल था वो मॉडल किस लिए था, वहां जो एंजाइम बनते थे वो डिस्ट्रक्टिव एंजाइम से, सुनिएगा मेरी बात। इंड्यूसिबल ऑपरॉन जो था ना, वहां पे लैक्टोज की डाइजेशन होती थी, तो डाइजेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है। यहां एनाबॉलिक प्रोसेस है, रॉ मटेरियल से क्या बनता है, ट्रिप्टो। तो 2-3 फिर से बता रहा हूं, एपोरिप्रेसर को रिप्रेसर आपको क्लियर समझ आ गया, ऑपरेटर जीन की ब्लॉकेज समझ आ गई, आरएनए पॉलीमरेज कहां जुड़ता है ये समझ आ गया। ठीक है बेटा, और ऑपरॉन क्या है, ये 4-5 बड़े ब्यूटीफुल क्वेश्चन इसमें से निकले, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी। अब एक लास्ट पे मैं ऐसे एक जनरल आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं। ये आज मुझे थोड़ा सा फ्लड देख के नेपाल का याद आया तो मैंने सोचा मैं बोल दूं। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है बेटा, इट इज द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, इट्स एटमॉस्फेयर एंड ओशंस। बेटे, जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाए, इसके एटमॉस्फेयर का भी एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाए और इसके ओशंस का भी, इसको बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ का एवरेज टेम्परेचर माना जाता है 15 डिग्री सेल्सियस, कितना माना जाता है, तो ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। देयर आर वेरियस कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सबसे ज्यादा जैसे इंडस्ट्रीज है, पोल्यूशन है, वैक्यूलर पोल्यूशन है, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है ना, ग्रीन हाउस गैसेज सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है ना। आप मुझे बताओ, क्या ओजोन डिप्लीशन से ग्लोबल वार्मिंग होती है, मुजम्मिल सोबान, होती है? ओजोन डिप्लीशन से ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, बस लास्ट में खत्म कर रहा हूं लेक्चर। ओजोन डिप्लीशन से ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, आपको पता होना चाहिए कि 70%, 1% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। बुक्स में लिखा होता है ना 75%, नहीं, ये कितना है, 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। वाटर के ऊपर माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, फाइटो प्लैंक्टॉन्स। क्या बोलते हैं बेटा, तो जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं
इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन से प्लांट्स हैं पूरी अर्थ में जो वाटर पे होंगे? फाइटो प्लैंक्टॉन्स। तो फाइटो प्लैंक्टॉन्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक एक्ट करते हैं बेटा। क्या एक्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक। मीन्स ये कार्बन डाइऑक्साइड को चूसते हैं फोटोसिंथेसिस में और बदले में ऑक्सीजन बनाते हैं। बेटा जब ओजोन डिप्लीशन होगी ना तो यूवी रेज आएंगी, और वो भी सबसे खतरनाक कौन सी होती है? यूवी बी टाइप। यूवी, ओजोन डिप्लीशन से यूवी रेज नीचे आएंगी। यूवी रेज क्या करेंगी बेटा? यूवी रेज क्या करेंगी? मास स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स। बात सुनिएगा बेटा, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है बट तुम समझ लो चीजें। बेटा जब यूवी रेज अर्थ पे आएंगी तो 71% वाटर है, उस पे क्या है? छोटे छोटे माइक्रोस्कोप। वो सारे जब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो वो कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते होंगे। अब जब वो मर गए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब, तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जब एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा होगा और ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ये बहुत एक बढ़िया क्वेश्चन है कि यूवी रेज अगर फाइटोप्लैंक्टॉन्स को डिस्ट्रॉय करेंगे तो लार्जेस्ट सिंक, सबसे बड़ा सिंक, कार्बन चूसने वाला जो एक जरिया है वो खत्म हो जाएगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फैल जाएगी एटमॉस्फेयर में और ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा। अब इफेक्ट्स देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। क्या क्या? रैपिड ग्लेशियल मेल्टिंग, पता है ना आपको, हो रही है आज, हैं? रैपिड ग्लेशियल क्या? मेल्टिंग। और फ्लड्स। पहले फ्लड्स आएंगे इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, बाद में वहां जो ग्लेशियर थे वो सारे पिघल के निकल गए होंगे, फिर फॉलोड बाय वहां क्या पड़ जाएगा? सूखा। क्योंकि जो ईयर लॉन्ग सप्लाई थी वो खत्म। ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी ग्लोबल वार्मिंग के कारण, तो क्या हो जाएंगी? फंगल क्या? कोस्टल एरियाज में फ्लड्स आएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि जब सारे दरियाओं में पानी चढ़ेगा, सारे दरियाओं में जब पानी चढ़ेगा बेटा वो समुद्र में जाएगा। समुद्र का लेवल, जैसे बांग्लादेश है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, ये 4-4 फुट सिर्फ समुद्र से ऊपर है, वो चढ़ेगा, ये शहर डूब जाएंगे। ठीक है। और क्या होगा बेटा? सैलाइन इंट्रूजन होगा। बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये चीजें बहुत मुफीद हैं बेटा। सैलाइन इंट्रूजन का मतलब है समुंदर, तो सपोज समुंदर यहां तक है, ये समुंदर है, ये इस तरफ सिटी है, सिटी में कोई लेक है, इधर फ्रेश वाटर की लेक है, वो उसका पानी साफ है, वो लोग पी पाते हैं। समुंदर का पानी खारा होता है, पीना नहीं बनता है। तो जब समुंदर चढ़ेगा तो वो नमकीन पानी उस फ्रेश वाटर लेक को भी खराब कर देगा। ठीक है बेटा। तो रैपिड ग्लेशियल मेल्टिंग होगी, फ्लड्स आएंगे, उसके बाद ड्रॉट होगा, फंगल डिजीजेस एनिमल्स में, प्लांट्स में, ह्यूमंस में बढ़ेगी, कोस्टल इनंडेशन, सैलाइन इंट्रूजन। समझ आया मैंने कि फ्रेश वाटर लेक्स में समुद्र का पानी घुस जाएगा। उसके अलावा क्या होगा बेटा? वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, बस मैं यहीं रुक जाऊंगा, कल डिस्कस करेंगे इसी को। वेक्टर बॉर्न डिजीजेस जो मक्खी मच्छर या आर्थ्रोपोड्स से जो डिजीजेस फैलती हैं, जैसे डेंगू जो था, जिसको डेंगी पढ़ते हैं बेटा, वो पहले भद्रवाह डोडा में, ठंडे इलाकों में, कश्मीर में नहीं होता था। सुनिएगा ये पॉइंट, क्यों नहीं होता था? क्योंकि डेंगू का जो वायरस है, डेंगू का जो वायरस है वो कश्मीर में भी पाया जाता है, हर जगह, लेकिन वो जो मच्छर उसको फैलाता है, ठीक है, एडिस एल्बोपिक्टस उस मच्छर का नाम है, जिसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, एडिस मॉस्किटो। डेंगू को कौन फैलाता है बेटा? एडिस मॉस्किटो, जिसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइगर मॉस्किटो। ये दिन के टाइम काटता है बेटा, और सफेद लाइट, जब सफेद बल्ब जल रहे होते हैं तब काटता है। तो जो ऑफिस में सोते हैं उनको ये ज्यादा, एडिस एल्बोपिक्टस इसका नाम है, इसको टाइगर भी बोलते हैं। ये डे टाइम में काटता है, ऑफिस में जो सोते हैं उनको ज्यादा काटता है, जिससे डेंगू होता है। ये हमारे ठंडे इलाकों में नहीं पाया जाता था, लेकिन अब क्या होता है? फ्रूट का ट्रक, सुनना मेरी बात सुनिएगा, फ्रूट का ट्रक दिल्ली से आया,
ठीक है, कोई भी कंसाइनमेंट लेके आया, जरूरी नहीं है फ्रूट, बाहर से सपोज नारियल जब आते हैं यहाँ, वो दिल्ली से होते हुए आया, दिल्ली में एडिस मस्कीटो थे, वो उस ट्रक में बैठ के छुप गए, वो किसी तरह भद्रवाह भी पहुंच गए। आप समझ रहे हो, भद्रवाह में पहले टेम्परेचर जो है वो अक्टूबर नवंबर में उतना ज़्यादा नहीं उतना ठंड होती थी, वो मच्छर मर जाता था। अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण यहाँ इतना टेम्परेचर होता है कि वो मच्छर सर्वाइव, वो यहाँ ब्रीड भी करता है, अंडे भी देता है, बच्चे भी देता है, तो वो यहाँ डेंगू फैलाते हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग का एक और ज़बरदस्त आज चला है, एक ग्लोफ का कंसेप्ट है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। क्या? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। होता क्या है बेटा, गर्मी इतनी बढ़ रही है कि ग्लेशियर्स के पिघलने से जो उनके सामने नीचे लेक्स बनती है ना, वो फ्रॉम द टाइम इमोमोरियल वो हैं, लेकिन जब रैपिड रेट ऑफ ग्लेशियल मेल्टिंग हो जाता है, उन लेक्स में इतना ज़्यादा पानी रैपिडली भर जाता है, कभी कभी उनका किनारा टूट, वो लेक पूरी, जैसे यहाँ कैलाश की लेक है, तो वो इतना मैसिव फ्लड आता है, जैसे उत्तराखंड में आया था, तो वो आगे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह भी ले, जैसे आज के दिन ही नेपाल में फ्लड आया हुआ है और बहुत मैसिव डिस्ट्रक्शन है। वो कह रहे हैं चाइना में कोई लेक फटी है जो अपर राइपेरियन कंट्री है। अपर राइपेरियन ऐसे होता है बेटा, ये है ना, ये दरिया का कोर्स है, जो ऊपर है जगह वो अपर राइपेरियन है, ये लोअर राइपेरियन है। तो या तो वो कह रहे हैं नेपाल में कोई चाइना में कोई तिब्बत में लेक फटी है, क्योंकि तिब्बत जो है उसको वाटर टावर ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं। तिब्बत को क्या बोलते हैं बेटा? वाटर टावर ऑफ, ऐसा ही लग रहा है। तिब्बत को क्या बोलते हैं बेटा? वाटर टावर ऑफ। पता क्यों बेटा? सुनो इधर, ये तिब्बत ऐसे हाईएस्ट प्लेट्यू है दुनिया का, तो यहाँ छोटी छोटी झीलें हैं। क्या है बेटा? छोटी छोटी, ये छोटी छोटी नहीं, इस पे छोटी बना रहा हूँ, वो बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप समझ रहे हो बेटा? उन झीलों से अलग अलग डायरेक्शंस में क्या निकल रहे हैं, ये प्लेट्यू है तिब्बत का, इसके बैक साइड, इस साइड अलग अलग दरिया, टिग्रिस रिवर, ब्रह्मपुत्रा रिवर, आप समझ रहे हो, अपना सतलुज रिवर, ये सारे मैक्सिमम रिवर्स कहाँ से आ रहे हैं? तिब्बत से। तो अब तिब्बत हाइट पे, वहाँ झीलें, उन झीलों में से नीचे अलग अलग कंट्रीज के लिए, अब टिग्रिस रिवर इराक जाता है, अलग अलग कंट्रीज में रिवर्स जा रहे हैं, इसलिए तिब्बत को क्या बोलते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एज वाटर टावर ऑफ द वर्ल्ड। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। और एक चीज, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा सबसे ज्यादा दुनिया में आइस कहाँ है? आइस और स्नो तिब्बत में, तो इसलिए इसको थर्ड पोल भी बोलते हैं। तो होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है जी, थैंक यू।